जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है गोपी चपरासी। गोपी चपरासी पाठ एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है जो बहुत ही मेहनती है, फक्कड़ किस्म का है और तुरंत उत्तर देने की कला में दक्ष भी है। उसके कुछ अपने सिद्धांत हैं जिनका पालन करना वह अपना परम कर्तव्य समझता है। यह पाठ हिंदी की प्रसिद्ध विधा संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण का अर्थ होता है कि जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण करना। जब हम किसी को याद करते हुए उसी के स्मरण में, उसी की याद में शब्दों के द्वारा उसी की याद को लिखते हैं तो उसे संस्मरण विधा कहलाते हैं। तो आइए हम चलते हैं पाठ की ओर। मैं उमा श्रीवास्तव गोपी चपरासी पाठ का व्याख्या करने प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ की शुरुआत करते हैं। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था, अर्थात कि उस व्यक्ति को जब अचानक से देखा जाता था तो वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, अर्थात एक साधारण सा व्यक्ति लगता था। गेहुआ रंग मतलब ना तो बहुत वो काला था और ना बहुत गोरा था। जो बीच का रंग होता है उसे गेहुआ रंग कहते हैं। नाटा अर्थात छोटा कद, छरहरा बदन अर्थात दुबला पतला, पतला मुख, मिची मिची आंखें उसकी अंदर की ओर धसी धसी थी, बिल्ली की सी मूछें, और जो उसकी मूछ थी वो बिल्ली की तरह थी, जैसे बिल्ली की मूछें होती हैं। वाचाल बोलने वाला, वाचाल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वो बहुत ज़्यादा बोलता था। और क्रियाशील अर्थात हमेशा काम में लग्न रहता था, कुछ ना कुछ कार्य वो हमेशा किया करता था। इस क्षण इधर ऊँघ रहा है तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है, अर्थात वह थोड़ी देर बैठता और फिर कुछ ही पल में काम करने के लिए दौड़ पड़ता था। घुटनों तक धोती। अब अभी लेखक ने उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, अब उसके पहनावे का वर्णन कर रहे हैं। कैसे वस्त्र पहनता था? घुटनों तक धोती, उसकी धोती जो थी वो घुटनों तक ही रहती थी। बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा, कंधे पर हमेशा एक गमछा रखता था। वह घर जाते समय कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहता था। जब वह घर जाता था तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ न कुछ अवश्य ले जाता था, फिर चाहे वह सूखी घास या बुरादा ही क्यों ना हो। अर्थात जिस दिन उसको कुछ नहीं मिलता था तो वह सूखी घास या बुरादा ही ले लिया करता था। उसकी आदत थी कि घर जाते समय वह कुछ न कुछ अवश्य ले जाता था। हाथ में वह एक लकड़ी अवश्य रखता, क्योंकि उसे कुत्तों का डर रहता था। वह कुत्तों से बहुत डरता था, इसलिए हाथ में हमेशा एक लकड़ी रखता था कुत्तों को भगाने के लिए। स्वभाव में एक विशेष दृढ़ता, स्वभाव में उसकी एक विशेष दृढ़पन था, अर्थात वह जिस चीज़ को ठान लेता था उसको करता था। अक्खड़पन और मस्ती झलकती थी। अक्खड़पन था और मस्ती मतलब मस्त रहता था। अपने काम के प्रति अक्खड़पन था, कड़ाई से अपने काम को अंजाम देता था, अपने काम को करता था और मस्त रहता था। चाहे कोई भी हो, दबना तो उसने कभी सीखा ही ना था। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कैसा भी हो, वह गलत बात पे कभी उससे दबता नहीं था, मतलब उसके आगे झुकता नहीं था। पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था, अर्थात पुलिस से उसका हमेशा एक संबंध बना रहता था। किस प्रकार से रहता था देखिए, हर छोटे बड़े अपराध के संबंध में उसकी पेशी होती थी, अर्थात अक्सर ही छोटे बड़े अपराध हो जाते थे और फिर उसको पुलिस पकड़कर ले जाया करती थी। इसीलिए लेखक ने कहा है कि पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था। फिर प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाता था, अर्थात वह कोई गलत काम करता नहीं था। कुछ लोग उसके ऊपर गलत आरोप लगा देते थे, जिसकी वजह से पुलिस उसको ले जाती थी और फिर उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था तो छोड़ दिया जाता था। चपरासी जब मिल बैठकर बातें करते तो चुटकी लेने के लिए कभी कभार कोई उसके घास पात चुरा कर काटने का जिक्र कर ही डालता। चपरासी लोग जब एक साथ बैठकर बातें करते
तो मज़ा लेने के लिए कभी कभी उसके वो घास जो दूसरों के खेतों से काट कर ले जाता था तो उसकी जिक्र करते थे, अर्थात उससे हंसी मजाक करते थे। तब गोपी अपनी ठेठ हरियाणवी लहजा में कहता, अपनी वो हरियाणा का रहने वाला था और वहीं की भाषा बोलता था, तो अपने उसी लहजे में कहता, हाँ लाता हूँ, इसमें छिपाने की कौन सी बात है, देख लो इन बाबुओं को, रोज जेब भर भर कर ले जाते हैं। तब वह कहता कि मैं तो ले जाता हूँ घास, मैं कोई छिपा कर नहीं ले जाता, चुरा कर नहीं ले जाता, इसमें छिपाने की कौन सी बात है, क्योंकि इन बाबुओं को देखो रोज जेब भर भर कर ले जाते हैं। जो उसके ऑफिस में बाबू लोग थे वे लोग घूस लेते रहे होंगे, तो इसी के लिए गोपी कह रहा है कि ये लोग तो रोज जेब भर भर कर ले जाते हैं। फिर घास पात तो कुदरत की देन है, अर्थात जो घास पात निकल आती है खेतों में वह तो अपने आप निकलती है, उसमें ना तो कोई बीज डाला जाता है, ना उसकी गुड़ाई रोपाई होती है, वह तो अपने आप उगाती है, तो उसको लेने में कोई गलत काम नहीं है, अर्थात उसको वह चोरी करना नहीं मानता है। सब चुप रह जाते हैं, सब चुप रह जाते हैं क्योंकि सही बात है, कौन उसके मुंह लगे। अब उससे कोई बहस करना नहीं चाहता क्योंकि वो सही बात पे जोर देगा। वह जीवन भर चपरासी रहा, वह जीवन भर चपरासी रहा, अर्थात उसकी कभी प्रोन्नति नहीं हुई, उसका कभी आगे पथ पे उसका मतलब आगे पथ पे वो नहीं बढ़ाया गया। लगभग 32-33 रुपये प्रति माह पाता था, हर महीने उसे 32-33 रुपये ही मिलते थे। इसी आमदनी में उसने लड़की गोद ले ली और उसके हाथ पीले कर दिए। अब इतनी ही आमदनी थी उसकी और उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने एक लड़की गोद ले ली थी और उसकी शादी भी कर दी थी। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। लोगों ने कहा, दुनिया लड़का गोद लेती है जिससे नाम चले, पर तुम नई चाल चल रहे हो। अब उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और उसने एक लड़की गोद ले रखी थी, तो लोग कहने लगे कि सब लोग तो लड़का गोद लेते हैं जिससे कि उनका वंश चले, लेकिन तुमने एक नया काम कर दिया। तब गोपी उत्तर क्या देता है, वह कहता है कि देखो जी, नाम चलता है किसने देखा। वह कहता है कि नाम आगे चलता है कि नहीं चलता है यह तो एक कहने वाली बात है, हकीकत में क्या होता है यह तो कोई नहीं जानता। लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है कि कब बाप मरे और मैं मालिक बनूं, और लड़की लड़की तो सदा यही मानती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। अर्थात उसका कहना था कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां माँ बाप का ध्यान रखती हैं। उसके तर्क मौलिक होते थे, अर्थात वह जो कहता था वह एकदम वास्तविक बात कहता था, बिल्कुल सच्ची बात कहता था। एक बार एक ठेकेदार ने चने का ठेका लिया था। जब ठेकेदार ने खेत में चनों के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरी टोली के साथ खुद जांच करने आया। एक बार क्या हुआ कि एक ठेकेदार ने चने का ठेका ले रखा था कि खेत पे कि जितना चना पैदा होगा वह सब वह खरीद लेगा। और जब ठेकेदार ने चने में खेत में चनों के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरी अपने ग्रुप के साथ खुद जांच करने वहाँ आया। वह ढेर के चारों तरफ घूमा, फिर घोड़ा रोककर बोला, हमने चना मांगा था, यह कूड़ा नहीं, हम यह माल नहीं लेगा। उसको वह चना पसंद नहीं आया। सब स्तब्ध रह गए, अर्थात हैरान रह गए। उसकी इस बातों को सुनकर सब बिल्कुल हैरान रह गए कि ये क्या कह रहा है। किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह ना था। अस्वीकृत का मतलब कि उसने उस माल को नामंजूर कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा किसी को आशा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कर्नल ने फलियों को बूढ़े ठेकेदार की नाक के पास ले जाकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल की कड़क आवाज से बूढ़ा ठेकेदार कांप गया। तभी सहसा गोपी बोल उठा, सरकार, यह चने की माँ है। अर्थात जो चना था वो देशी चना था और वो शायद विलायती चना चाहता था, तो उसको चने की पहचान नहीं थी। तब वह बात वो चना लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि ठेकेदार यह सब क्या है, और ठेकेदार उसकी कड़क आवाज़ से कांप जाता है। तभी गोपी बोल उठता है कि सरकार, यह चने की माँ है। उसका कहना है कि अर्थात यह देशी चना है। कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़ा, ठीक ठीक, तुम ठीक बोला,
यह कहकर वह आगे बढ़ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। इतना उसने कहा तो कर्नल को समझ में आ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है। अक्षर ज्ञान अर्थात जो डिग्रियां प्राप्त करके लोग पढ़े लिखे तो माने जाते हैं, लेकिन सहज बुद्धि जो होती है अर्थात स्वाभाविक ज्ञान जो होता है, जो लोग अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखे लोगों को पछाड़ देती थी। अब गोपी की जो ये सहज बुद्धि थी, जो उसने अनुभव से इतना ज्ञान प्राप्त किया था, वह बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी पीछे कर देती थी। सन 1931-32 के बाद दफ्तरों में तूफान मचा रहता था। अब ये समय है कि सन 1931-32 के बाद दफ्तरों में बहुत ज़्यादा काम रहा करता था। काम बहुत था, आदमी कम थे। इसी काम के बोझ में ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला और नीचे वाले को पीसने को तैयार रहता था। अर्थात काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो काम के बोझ से लोगों में बहुत क्रोध आ गया था, खीस मना गया था। लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत क्रोध करने लगे थे। तो जो ऊपर वाला था, ऊपर पद वाला, वह अपने नीचे वाले पद के ऊपर सारा क्रोध दिखाता था और नीचे वाला अपने भी नीचे वाले को क्रोध दिखाता था। यह तो एक आम बात है कि ऐसा होता है। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास से आए और गोपी से बोले, बढ़ई से कहो मुझसे मिल ले। कब मिले? गोपी ने पूछा। मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है। जी पर वह कब आए? सुनता नहीं, 12 बजे मिले, बाबू चीखे। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि बड़े बाबू जो हैं वो गोपी के पास आते हैं और कहते हैं कि बढ़ई से कहो मुझसे मिले। तो गोपी पूछता है कि कब मिले? तो इसमें बड़े बाबू जी खिसिया कर बोलते हैं कि मैं कहता हूँ मिल ले, ज़रूरी काम है। फिर गोपी कहता है कि आखिर वह कब मिले? तब वो कहते हैं बहुत ही चीख कर, क्रोध से कहते हैं कि सुनता नहीं, 12 बजे मिले। अब इससे पता चल रहा है कि बड़े बाबूजी के सिर पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत टेंशन में चल रहे हैं। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। गोपी अपनी लाठी उठाया और बाहर की ओर जल्दी से चला और फिर लौट पड़ा। घड़ी में तब 4 बजे थी। उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहूँ? क्योंकि उस समय घड़ी में 4 बजे थे, 12 तो बज चुका था। तब गोपी कहता है कि क्या मैं बढ़ई से रात के 12 बजे आने को कहूँ? बड़े बाबू आग बबूला हो उठे। अर्थात बड़े बाबू जो थे वे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। लाल आंखों से गोपी की तरफ घूरा। सामने गोपी शांत खड़ा था। न जाने क्या हुआ, बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े। बोले, अरे जा, अब कल 12 बजे आने को कहना। और जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, अपनी लाल आंखों से गोपी की तरफ देखने लगे और देखते क्या है कि गोपी बिल्कुल शांत खड़ा है। उसके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं और किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं। न जाने क्या हुआ, अर्थात इस शांति का रिजल्ट क्या हुआ कि बाबूजी भी बिल्कुल शांत हो गए और फिर मुस्कुरा कर बोले कि जाओ, कल 12 बजे आने को कहना। वह कितना काम करता था, इसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता। कौन? गोपी। गोपी इतना काम करता था, हर समय काम में लगा रहता था कि आज ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचता तो रात के 8 वहीं बज जाते। 8 बजे वह सवेरे दफ्तर जाता और 8 बजे तक ऑफिस में ही रहता। फिर बड़े बाबू के घर का काम, छोटे बाबुओं के खाने की व्यवस्था। ओ गोपी, गोपी कहाँ गया? इधर आओ तो। गोपी दूध लाया, गोपी यह ले जा, गोपी खाना ले आ, गोपी यह बस्ता घर दे आना, आदि आदि हर रोज होता था। अर्थात सभी लोग उससे कुछ ना कुछ अपना काम करवाते थे। कभी गोपी कभी पूरी बात न सुनता, लेकिन क्या मजाल कि काम में चूक हो जाए। अर्थात गोपी काम करने में इतना तत्पर था कि वह किसी की पूरी बात नहीं सुनता था।
लेकिन काम इतने ध्यान से करता था कि उसके काम में कभी कोई चूक होती ही नहीं थी। यूँ उसके मन में आता तो बैठे बैठे सो जाता, जब भी बैठता तो बैठे बैठे उसको नींद आ जाती। फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए, उसे चिंता नहीं। अर्थात वह जब सोता था तब उसको किसी तरह की चिंता नहीं थी कि वहाँ पे मौसम कैसा है और कितनी वहाँ तकलीफ़ हो रही है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। वह बैठे बैठे ही आराम कर लेता था। काम के बीच में बैठे बैठे ही आराम कर लिया करता था। काम के हाहाकार के बीच एक दिन वह दूध लेकर पहुंच गया। बाबूजी, दूध पी लो। अब उस समय ऑफिस में काम बहुत था, सभी लोग काम से परेशान थे, एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते रहते थे। और इसी बीच में बाबूजी के पास गोपी दूध लेकर जाता है और कहता है कि बाबूजी, दूध पी लो। अरे, काम से फुर्सत नहीं, काम का वक्त है, यह दूध पीने का। बड़े बाबू चीखते हुए बोले। अब बड़े बाबू के ऊपर काम का बोझ था, तो वह चीख पड़े और कहते हैं कि काम से फुर्सत नहीं है, यह काम का वक्त है, दूध पीने का नहीं। बाबूजी, आप खाना भी नहीं खाते, अब दूध भी नहीं पीते, आखिर यह शरीर यूं कब तक? अब बाबूजी का काम देखकर देख रहा है गोपी कि बाबूजी ना तो ढंग से खाना खा पा रहे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं। तो गोपी को उनकी चिंता होती है और वो उन्हें कहता है कि आप ना तो ठीक से खाना खाते हैं, ना दूध पीते हैं, तो यह शरीर इस तरह से कब तक चलेगा? बाबूजी क्या कहते हैं, शोर मत मचा, जा नाली में डाल दे या ये बिल्ली को पिला दे, पर जा यहाँ से, अब काम करने दे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में दफ्तर में शांति हुई तो बड़े बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी, सुबह से भूखा हूँ, ला दूध दे दे। अब जब काम का बोझ कुछ कम हुआ, काम थोड़ा निपट गया, तब बाबूजी को दूध की याद आई और कहते हैं, गोपी लाओ हमें दूध दो, मैं सुबह सवेरे से भूखा हूँ। तब गोपी कहता है, अभी लाया, और बाहर की ओर लपका। उधर कहाँ जाता है? बड़े बाबू बोले, क्योंकि वह बाहर की तरफ जा रहा है, किचन की तरफ नहीं जा रहा है। तो बाबूजी कहते हैं, उधर कहाँ जा रहे हो? जी, दूध लाने। वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया था, कहकर वह बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। दूध पीते पीते बाबूजी खूब उफने, पर वह शांत बैठा रहा। अब बाबूजी दूध पीते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं, गोपी के ऊपर क्रोध करते जा रहे हैं। उफने का मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और गोपी एकदम शांत बैठा रहा। जब कोई क्रोध में होता था तो गोपी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि यदि कोई क्रोध करे तो उसका उत्तर शांतिपूर्ण देना चाहिए, तो इससे क्रोधित व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाता है, जैसा कि गोपी कर रहा है। गोपी अद्भुत इंसान था, प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। अब लेखक कह रहे हैं कि गोपी इतना अद्भुत इंसान था कि अगर वह खुश हो जाए तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए, और यदि ना खुश हो तो ऐसी शत्रुता ठान लेता था मानो जन्म जन्म की उसके साथ शत्रुता हो। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया तब तक चैन से न बैठा। एक बार बड़े बाबूजी की माताजी बीमार पड़ गई और उनको कोई वैद्य ने जड़ी बूटी की दवा बताई थी, और गोपी जब तक वह जड़ी बूटी ढूंढ कर कहीं से नहीं ले आया तब तक वह चैन से बैठा नहीं। अर्थात कितनी भी मेहनत से कोई भी दवा कहीं से भी मिले और गोपी उसको लाकर देता था। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी, अर्थात वह सब के लिए सेवा करने को तत्पर रहा करता था। उन दिनों छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर से बड़े बाबू को बुलावा आ जाता था। ऑफिस में काम इतना रहता था कि छुट्टी के दिन भी वहाँ पर बाबुओं को बुलाया जाता था, और बड़े बाबू को तो खास तौर से। तो उस दिन भी बड़े बाबू को छुट्टी के दिन बुलावा आया। एक रविवार सुबह का समय था। मैं लिखने ही बैठा था कि गोपी ने आवाज़ लगाई। अब लेखक बता रहे हैं कि रविवार का दिन था, रविवार के दिन छुट्टियां रहा करती हैं, और उस दिन लेखक ने लिखने के लिए सोचा होगा कि आज छुट्टी है, लाओ आज हम लेखन कार्य अपना करते हैं।
और लिखने बैठा ही था कि गोपी ने आवाज लगाई, बाबूजी बाबूजी उठिए, साहब ने बुलाया है। मेरा गुस्सा देखकर वह बोला, अच्छा बाबूजी आराम से लिखो। अब इस पर लेखक को क्रोध आ गया कि छुट्टी के दिन भी ये बुलाया जा रहा है, उन्होंने कुछ क्रोध में कहा होगा। तो बाबूजी का गुस्सा देखकर गोपी कहता है, अच्छा बाबूजी आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। गोपी अनगढ़ था, पर था ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। गोपी अनगढ़ था। अनगढ़ का अर्थ होता है कि जिसे संवारा ना गया हो, अर्थात वह संवरा हुआ व्यक्ति नहीं था, वह अनगढ़ था। पर ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था, अर्थात अपने काम को सबसे पहले तूल देता था, काम सबसे पहले करता था। वह बोलता रहता, चलता रहता, पर काम कभी न रुकता। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी, कभी भी किसी भी हाल में वह अपने काम को नहीं रोकता था। चाहे वह सुबह का समय हो, चाहे वह शाम का समय हो, चाहे वह तपती दोपहर का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे वर्षा हो रही हो, चाहे जाड़ा पड़ रहा हो और चाहे गर्मी हो, वह हमेशा काम करने को तत्पर रहता था। अपने काम से वह कभी जी नहीं चुराता था। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और खोता जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अर्थात उसमें मनुष्य वाले गुण थे। वह दिखाता था, किसी प्रकार का उसके अंदर घमंड नहीं था, अपना काम तत्परता से करता था, अर्थात उसमें एक अच्छे मनुष्य वाले गुण थे। जो अच्छे गुण मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, आज वही ऐसा कुछ खो गया है, क्योंकि आज ऐसे व्यक्तियों का मिलना मुश्किल हो गया है और खोता ही जा रहा है। अर्थात अब दिन पर दिन ऐसा ही समय आ रहा है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का मिलना मुश्किल है, अर्थात मुश्किल ही नहीं, अब इनका अभाव सा हो गया है। तो लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ को लिखा है, जो गोपी चपरासी, उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया था और उसकी याद में उन्होंने लिखा है। इसीलिए इस पाठ को संस्मरण विधा में लिखा हुआ पाठ कहते हैं। यह संस्मरण विधा में लिखा हुआ पाठ है। तो इस पाठ के द्वारा हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ के द्वारा हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि पहली शिक्षा तो हमको कर्तव्यनिष्ठ की मिलती है, परिश्रमी की मिलती है। तो किस प्रकार से हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और सद्भावना अपने स्वभाव में लानी चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा दी जाती है। आशा है यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आपको पाठ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवगत ज़रूर कराइए, और यदि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, धन्यवाद।